हुई रहती है। तो अभी ये पता लगाना कि वो क्यों डरी हुई और सहमी हुई रहती है is not easy because there are multiple factors that could be causing it. We can think of her childhood, we can think of her personality, we can think of her पापा मम्मी, उसका भैया, अरे वो तो वो सारे ऐसे ही हैं, सब शर्माते हैं, उनके जीन्स में है, अब ये तो उनका हेरिडिटरी है। बट इफ यू फिगर आउट कि उसको पापा मम्मी ने बहुत ज्यादा पनिशमेंट ओरिएंटेड पेरेंटिंग करी थी, बहुत पिटाई होती थी उसकी बचपन में, तो वी कैन ऑल्सो स्टिल फिगर आउट कि ये इसलिए हो रहा है कि वो पिटाई बहुत हुई थी। लेकिन तू भी सबको क्यों हो रहा है? पापा मम्मी की भी क्या पिटाई बहुत हुई थी? क्या भैया की पिटाई बहुत हुई थी? पता नहीं। तो वी कांट एक्चुअली लाइक दैट फिगर आउट, राइट? बट हियर वी create things in the laboratory in a way that we are able to answer the question why. For that we need one independent variable. So you can see independent variable here. So पहली बात तो हमको सब ये करना पड़ेगा काम। One, the presence or strength of some variable believed to affect an aspect of social behavior or thought is systematically changed. क्या मतलब हुआ इसका? कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, क्योंकि इन द वर्ल्ड, दुनिया में अगर कोई है तो सारे फैक्टर्स एक साथ बदलते रहते हैं, तो हम वर्ल्ड में कुछ नहीं पता कर सकते कि कुछ चीज क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो और आप लेबोरेटरी में करते हो, तो आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल को चेंज करते हो, तो वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जिसको हम चेंज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटर उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट था पुरानी किताब में which talked about effect of shaking hands. तो अगर हम हैंड करते हैं सॉरी, और सामने वाले का हैंडशेक कैसा होता है, या तो बहुत ही बगैर हाथ पकड़े उसने सिर्फ हाथ सामने कर दिया सामने वाले ने, सेकंड में हल्का सा हाथ पकड़ा है, थर्ड में काफी अच्छा हैंडशेक है, काफी स्ट्रॉन्ग हाथ पकड़ा है, फर्म हैंडशेक कहते हैं उसको, फर्म हैंडशेक। सो सॉफ्ट हैंडशेक, एक्सट्रीमली सॉफ्ट, मीडियम एंड फर्म। तो जिस तरह का हैंडशेक होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इंप्रेशन क्या पड़ता है सामने वाले के ऊपर। समझ में आया आपको? अगर किसी का हैंडशेक फर्म होगा तो आप उसको बहुत अच्छा मानोगे, कॉन्फिडेंट मानोगे, फ्रेंडली मानोगे, एज कम्पेयर टू किसी का हैंडशेक अगर बहुत ज्यादा एकदम ही जैसे वीक होता है, उसमें कोई जान नहीं होती हैंडशेक में। तो डिपेंड्स अपॉन हाउ द हैंडशेक इज कि क्या इंप्रेशन पड़ेगा उस पर्सन का सामने वाले के ऊपर। और वो एक्चुअली में उन्होंने उसको करके देखा ऐसा, यहाँ ऐसा हुआ। इट वॉज काइंड ऑफ प्रूफ कि अगर हैंडशेक अच्छा होता है तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। So that becomes independent variable. What becomes independent variable? That which is changed, जिसको हम बदलते हैं ना, is systematically changed. तो हमने उसके 3 लेवल बनाए, वीक, मीडियम एंड फर्म। इफेक्ट किस पे आएगा? इफेक्ट आएगा सामने वाले के बिहेवियर पे। The effects of such changes are carefully measured. तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि आपका इंप्रेशन कैसा पड़ा, इंप्रेशन क्या हुआ, उसके लिए हम एक क्वेश्चन हम कुछ पूछेंगे, फिक्स क्वेश्चन होंगे जो हम पूछेंगे, और उन फिक्स क्वेश्चन से हमको ये मालूम चल जाएगा कि सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा पड़ा, ज्यादा अच्छा पड़ा कि बहुत अच्छा पड़ा। Can I borrow my pen? So that becomes independent variable and dependent variable. Independent variable is one which we are changing as experimenters. Dependent variable is the one in which the subject's behavior or participant's behavior is changing. आपकी बुक में, इस किताब में भी एक्सपेरिमेंट दिया है जो हमने करके देखा है। जैसे
Does exposure to violent video games increase the likelihood that people will aggress? लोगों का एग्रेशन बढ़ जाएगा against others, है ना, in various ways. तो कैसे हम इसको चेक करेंगे? तो कैसे चेक करेंगे? Participants in the experiment could be asked to play a violent or non-violent video game. After these experiences in the research, they would be placed in a situation where they could, if they wished, aggress against another person. मतलब पहले उनसे वीडियो गेम खेलने देंगे उनको, आधे लोगों को वायलेंट वीडियो गेम होगा, आधे लोगों को नॉन वायलेंट होगा. बाद में उनको एक ऐसी सिचुएशन में रखेंगे जहां वो एग्रेशन कर सकते हैं. देन बाहर है, बाहर है, अरे बच्चे बाहर है, मेरे पास नहीं आओ ना, मम्मी के पास बाहर है. सो उनको जो चांस दिया गया तो ये पता लगा, फॉर इंस्टेंस दे कुड बी टोल्ड दैट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टडी इज कंसर्न विद टेस्ट सेंसिटिविटी and asked to add as much hot sauce as they wish to a glass of water that another person will drink. कि उनको भी अगला वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर पानी में हॉट सॉस यानी बहुत तीखी सॉस मिलानी है और जो आएगा उसको पिलाना है वो. तो जो लोग का एग्रेशन बढ़ेगा वो लोग थोड़ा ज्यादा सॉस डाल देंगे जिससे कि सामने वाले का मुंह सच में बहुत जोर से जले वैसा. तो ये तरीका था इसमें एग्रेशन नापने का. या इन्होंने और भी कुछ दिया होगा, रुको और क्या है देखें इसमें. अच्छा, ये नहीं दिया है और ज्यादा, ठीक है इतना ही दिया है इसमें भाई. तो दिस इज व्हाट दिस बुक इज सेइंग. And if the results indicate that this is the case, the researcher would है ना. तो जितना ज्यादा सॉस डाल रहा है पार्टिसिपेंट उतना ही ज्यादा वो एग्रेसिव हो रहा है ऐसा पता लगेगा. और ये इन्होंने प्रूव करके लिया, एक्चुअली में प्रूव हुआ था ये कि जो लोग ज्यादा वायलेंट चीजें देखते हैं टीवी पे मीडिया में उन लोग का एग्रेशन कैसे भी बढ़ जाता है. एग्रेशन बढ़ना मतलब फिजिकल एग्रेशन जरूरी नहीं है होना. इट कुड ऑल्सो बी एग्रेशन विच इज इन दिस मैनर नो कि ज्यादा गर्म ज्यादा तेज, वो जो तीखी सॉस से ज्यादा डाल दी उन्होंने पानी में वैसा. That also can become aggression. Aggression can also become spreading rumors. तो aggression तो बहुत तरीके से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल तरीके से ही हो. तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में they could prove कि जिन लोगों ने ज्यादा वीडियो गेम देखे वायलेंट वाले वही लोग ज्यादा एग्रेसिव हुए, जो लोग ने नॉन वायलेंट वीडियो गेम देखे वो इतने एग्रेसिव नहीं हुए. एक सेकेंड है, होल्ड करो. हेलो, अरे बाबा. हाँ, सो यहाँ पे और बहुत जरूरी चीजें दी हैं इसके अंदर जो आपको आपके आंसर में लिखनी ही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपेरिमेंटेशन में 2 रिक्वायरमेंट्स दिए हैं फॉर इट सक्सेस. सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट दिया है वो है रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स दैट ऑल पार्टिसिपेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव एन इक्वल चांस. ये बहुत जरूरी है, मस्ट हैव एन इक्वल चांस of being exposed to each level of the independent variable. ये बहुत जरूरी है. इसका रीजन क्या है? If participants are not randomly assigned to each condition, it may later be impossible to determine if differences in their behavior stem from differences they brought with them to the study. मतलब एग्जाम्पल दिया है, समझो क्या दिया है. Imagine that in the study on video games, all people assigned to the violent game condition came from a judo club. They practice martial arts regularly, while all those assigned to play the other game come from a singing club. So if those who play the violent game show higher level of aggression, what does this tell us? Not much, because difference between the two groups can come just because आधे लोग judo class के हैं, आधे लोग singing वाले हैं. Singing वाले थोड़ा delicate रहेंगे, singing वाले थोड़ा nature अलग हो गया as compared to judo club वाले जिनकी nature anyway violent type होगी. तो अगर हम इनको ऐसे करेंगे, इस तरीके से बांटेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमको फिर ये नहीं पता नहीं चलेगा कि जूडो क्लब के पार्टिसिपेंट है इसलिए ज्यादा एग्रेसिव है कि उन्होंने वीडियो गेम देखा इसलिए ज्यादा एग्रेसिव है.
ये हमें पता ही नहीं चलेगा। इसी के लिए जो दोनों ग्रुप के लोग हैं, दोनों को आप चिट्स दे सकते हो कि हाँ चिट्स डाल दो, और सारे के सारे लोग चिट उठाएंगे, और जो जहां जाएगा वो उनको इक्वल चांस होगा फिर कौन से ग्रुप में वो जाते हैं वैसा। तो फिर उनकी वजह से नहीं आएगा ये जो चेंज आएगा उनके बिहेवियर में। देन वी विल बी श्योर कि वो जो उनका बिहेवियर एग्रेसिव हुआ है वो वीडियो गेम की वजह से हुआ है और कोई कारण से नहीं हुआ है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या दी है इसके अंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकंड कंडीशन एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन इज एज फॉलोज: इन सो फार एज पॉसिबल all factors other than the independent variable that might also affect participants behavior must be held constant। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं क्लास में कि सिर्फ वायलेंट वीडियो गेम देखना या नहीं देखना, या मतलब उतना ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं चेंज होना चाहिए कि और भी चेंजेस हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हो जाएंगे और चीजें चेंज होने लगेंगी तो उनका असर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टू असिस्टेंट्स कलेक्ट द डेटा। अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में असिस्टेंट्स होते हैं। एक असिस्टेंट काइंड ऑफ फ्रेंडली है, दूसरा रूड और नेस्टी है। By bad luck, the rude assistant collects most of the data for aggressive game condition and the polite one collects most of the data from the non-aggressive condition. तो just because आपके लैब में assistant was kind and friendly, वो ग्रुप के लोग एग्रेशन नहीं दिखा रहे थे एज कम्पेयर टू नॉन एग्रेसिव गेम में रूड वाला पार्टिसिपेंट, रूड वाला असिस्टेंट था। और अभी क्या दिखेगा आपको? ये दिखेगा कि जिन लोगों ने वायलेंट वीडियो गेम खेले उनका बिहेवियर तो अच्छा हो गया, और जिन्होंने नॉन एग्रेसिव गेम खेला वो लोग ज्यादा हो गए एग्रेसिव। तो ये तो कुछ भी प्रूव नहीं हुआ, सब गड़बड़ हो गया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन इवन असिस्टेंट्स बिहेवियर विल हैव टू बी हेल्ड कांस्टेंट। दोनों ग्रुप में असिस्टेंट का बिहेवियर भी सेम होना चाहिए। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा भी सारे के सारे कंडीशंस सेम होने चाहिए, जो मैंने कहा था क्लास में बताया ही था। एक ग्रुप के अंदर लाइट कम है, एक में लाइट ज्यादा है, उसका असर हो गया होगा, या एक ग्रुप में बहुत ज्यादा गंदी जगह जहाँ पे बहुत ही अनटाइडी प्लेस है वहां पे कैप ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक को बहुत ही नीट जगह एक्सपेरिमेंट करवाया, उसका भी असर हो जाएगा। तो एवरीथिंग विल अफेक्ट बेसिकली द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट्स। वी आर सपोज्ड टू हैव all conditions absolutely constant, only the independent variable has to change, rest everything will have to be held constant। ठीक है, आया समझ में अब तक स्टूडेंट्स? आर यू ऑल देयर? यस सर। Yes, sir. People making sense? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। Okay, great. So, in sum, experimentation is in several aspects the most powerful of social psychology's methods. है ना? It is not perfect, yes. Why it is not perfect? क्योंकि इन्होंने एक बहुत जरूरी चीज जो कही है वो ये कही है, उसका नाम है एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया to what extent can the findings of experiments be generalized to real life social situations। तो आपने जो लैब में पता किया क्या वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल है वो फाइंडिंग? तो that becomes a bit difficult to say because in the laboratory everything is so much controlled. In real life nothing is controlled. There are always mixture of variables working. So findings which will come in the laboratory are not as it is applicable to the real life situations. So that is a limitation of experiment which we have to write. Another thing they've also put here is confounding variable। जो मैंने बताया ना आपको, मैंने क्या बताया था कि सारे के सारे वेरिएबल आपको कंट्रोल करने हैं, कांस्टेंट रखने हैं एक्सेप्ट फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वही चीज समझाई है उन्होंने। असिस्टेंट इज फ्रेंडली एंड पोलाइट, असिस्टेंट इज रूड एंड सर्ली। ये देखो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे,
इसमें आपको दिख रहा है कि कैसे क्या असर होता है अगर आप बाकी चीजें कंट्रोल नहीं करते तो क्या होता है. So you can read this along, you can see this along now, you can just check level of independent variable, participants play non-violent video games. Level of confounding variable, assistant is friendly and polite. Result, aggression is relatively low. नीचे वाला arrow देखो, participants play violent video games. Assistant is rude and surly, aggression is high. है ना? Why does this difference exist? It is impossible to tell. तो आपको ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो हटाना पड़ेगा. कंफाउंडिंग का मतलब ही होता है वो रास्ते में आ रहा है, वो रुकावट है हमारी, तो हमें वो रुकावट हटानी पड़ेगी, तो ही जाके हमको क्लैरिटी होगी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में. वैसा ठीक है ना? आया समझ में? यस सर. ओके, सो नाउ वी कम टू द रूल ऑफ मीडिएटिंग वेरिएबल्स. कौन अटेंडेंस ले लेगा? बहुत लोग हैं क्लास में. अभी कितने लोग हैं क्लास में? आई कांट सी हाउ मेनी आर देयर. 21 है ना, तो एक अटेंडेंस कैसे करेंगे? रुको, because it induces increased thoughts of harming others. ऐसा होता है क्या? थॉट ज्यादा आने लगते हैं लोगों को हार्म करने के. Reminds people of real or imagined wrongs they have suffered at the hands of other people. के लोगों को ये याद आने लगता है कि लोगों ने मेरे को कैसे किया था मेरे साथ, मैं बदला ले लूं. Convinces them that aggression is okay since it leads to high scores in the game. तो 3 क्वेश्चन पूछ लिए एक ही आंसर के बारे में कि एग्रेशन तो बढ़ा, पर बढ़ा क्यों? Now to figure out इन 3 क्वेश्चन में से कौन सा सही है, you have to have more experiments done, and that is what is now called mediating variables. ना, अभी for example, you do a study, same study, violent video game की study in India, and you do the same study, say for example in a country like कौन सी country का सोचेंगे हम लोग? सर अमेरिका सोचते हैं. चलो, तो अमेरिका में एग्रेशन पहले जब था, हमने मेजर किया था तो 5 था. वायलेंट वीडियो गेम खेलने वाले लोगों का 11 चला गया, और जिन लोगों ने नॉन वायलेंट गेम देखे थे उनका तो सिर्फ 6 ही आया. लेकिन इंडिया में जो वायलेंट वीडियो गेम वाले लोग हैं उनका एग्रेशन बढ़ा, वो 9 तक बढ़ा, 11 नहीं हुआ था. ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे 9 तक बढ़ा, वहां 11 तक बढ़ा? ऐसा क्यों हो गया? तो नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि इंडिया में जो फिलॉसफी है, हम लोग जो बचपन से सीखते आए हैं, हमने ये पढ़ा भी है कि अहिंसा इम्पोर्टेंट है ना. हमने ये बचपन से देखा है, अहिंसा अच्छी होती है. हम तो ऐसा बदला हम लेना अच्छी बात नहीं होती है, बदला नहीं लेते, ये सब हमने शुरू से पढ़ा है, हमारी ये फिलॉसफी में रहा है. एज कम्पेयर टू अमेरिका में ऐसी फिलॉसफी नहीं है, तो मे बी उसका असर हुआ है क्या? तो we have to figure out the reason why this happens. So mediating variables ही बताएंगे उसको कि क्यों ऐसा हो गया फिर. So that is where it comes. It's called mediating variables. ठीक है ना? तो this completes this one chapter. ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है. ये जरूरी पार्ट है, ये कर लो. ये मुझे पता नहीं सिलेबस में आएगा कि नहीं आएगा, बट सिलेबस में है क्या देखा तुमने? इनको देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ. सिलेबस में 1.1 is definition, 1.2 nature, 1.3 impact of culture on behavior, 1.4 profession, possible roles and employment opportunities, जो सिर्फ क्लासरूम असेसमेंट का रहेगा. देन रिसर्च मेथड से एक्सपेरिमेंटल सिस्टमैटिक कोरिलेशन. ठीक है, तो ये नहीं है सिलेबस में एक्चुअली,
लेकिन ये जरूरी है पता करना इस चीज को, क्योंकि ये हम एक्चुअली करते हैं। डिसेप्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? किसी को धोखा देना। A technique whereby researchers withhold information about the purposes or purposes of the study from people participating in it. मतलब हम लोगों से स्टडी के रीजन या प्रोसीजर छुपा लेते हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे ही छुपा लेते हैं। तो हम बेसिकली लोगों को धोखा देते हैं, उनको झूठ बोलते हैं। वो झूठ क्यों बोलते हैं उसका कारण है, और वो कारण हमको पता होना चाहिए कि क्या कारण है, क्यों बोलते हैं हम लोग झूठ एक्सपेरिमेंट में। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ जिसके अंदर उन्होंने झूठ बोला था, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कहलाता है वो। उन्होंने क्या करा था, पार्टिसिपेंट्स को कहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये टीचिंग लर्निंग पे है, ऐसे बोला था। टीचिंग लर्निंग का एक्सपेरिमेंट बोला था, और उनको टीचर बनना था बेसिकली। कॉइन टॉस करते हैं लेकिन वो रिग्ड होता है, कुछ भी करेंगे। एक्सपेरिमेंट जो रियल पार्टिसिपेंट है वो बन जाता है टीचर। उसमें उनके सामने एक और पर्सन होता है जिसको भी वो पार्टिसिपेंट जैसे ही रखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में पार्टिसिपेंट नहीं होता है। वो एक्सपेरिमेंटर का ही असिस्टेंट होता है, जिसको कहते हैं, दो नाम है, कॉन्फेडरेट या एकम्प्लीस। ये दो नाम दिए हैं उसके। क्या नाम दिए हैं? कॉन्फेडरेट या एकम्प्लीस, ये दो नाम है। तो एक्चुअली में क्या होता है, व्हेन यू आर, मैं लिख देता हूँ चैट में, आपको ये स्पेलिंग भी याद रखनी है। कॉन्फेडरेट, एकम्प्लीस। ये जो दो नाम है ना, जो एकम्प्लीस जो नाम है, कॉन्फेडरेट जो नाम है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों का मतलब बेसिकली, एकम्प्लीस तो स्पेशली मतलब ये होता है एकम्प्लीस का मतलब होता है कि कोई इंसान जो आपको किसी क्राइम करने में सहायता करे, मदद करे। तो ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर की हेल्प करने के लिए एक तरीके से नाम दिया है इन लोगों का। ये जो कॉन्फेडरेट या ये जो एकम्प्लीस जो पर्सन होता है, वो आप एक्सपेरिमेंटर की हेल्प कर रहा है, इसके लिए झूठ बोल रहा है। इसके लिए वो सब्जेक्ट के जैसे पोज कर रहा है, वो एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, वो दो लोग होंगे, एक रियल पार्टिसिपेंट होगा और एक कॉन्फेडरेट होगा। कॉइन टॉस करेंगे, कॉइन टॉस करने पे जो रियल पार्टिसिपेंट है उसी को हमेशा टीचर बनाया जाएगा। जब वो टीचर बन जाएगा तो क्या होगा, उसको ये बोला जाएगा कि ये टीचिंग लर्निंग पे एक्सपेरिमेंट है, तुमको अभी इसको, ये जो तुम्हारे सामने है, इसको तुमको सिखाना है, तुमको क्वेश्चंस पूछना है। क्वेश्चंस पूछने के लिए उसको दिए जाते हैं, और एक मशीन पे पार्टिसिपेंट, वो जो पार्टिसिपेंट नहीं है, कॉन्फेडरेट है, उसको बिठाया जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट है, कि वो जितनी बार गलती करेगा, और उसको दिखा दिया जाता है क्लियरली कि ये मशीन है कुर्सी में। कुर्सी जो है ये वो है शॉक चेयर, इलेक्ट्रिक चेयर है वो। तो उसमें अगर जितनी बार गलती करेगा, तुम टीचर हो, तुम उसको शॉक देना, ये तुमको बटन दबाने का है शॉक देने के लिए। तो मैं दिखा भी सकता हूँ तुम लोग को, रुको, शो यू दैट इन अ मिनट।
I'll show you first one image, then I'll show you another image. 2-3 इमेज दिख रही है मेरे को अच्छी वाली. Okay. I'll present this now. Wait. ये देखो, इसमें आपको दिख रहा है कि कैसे एक ये जो प्रिटेंड्स टू फील पेन है, ये फेक टेस्ट सब्जेक्ट है, यानी वो सच्ची का सब्जेक्ट नहीं है, वो कॉन्फिडरिटी अकम्प्लीस है. ये सब्जेक्ट है रियल, जो शॉक डाल देता है उसको, जिसको शॉक देना है, जो स्टूडेंट है, ये टीचर है सब्जेक्ट. ये फेक सब्जेक्ट है, ये हमेशा स्टूडेंट बनेगा और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बैठा रहेगा, बोलेगा कि अरे शॉक तुमको देते जाना है, रुको मत, शॉक देते जाओ. उसके बाद ये कैसे होता है, I'll show you that also. इसका नाम है मिलग्राम शॉक एक्सपेरिमेंट. ये सच में हुआ था. ये 1963 में येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में इन्होंने स्टडी करी थी और इसके अंदर इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कहा था कि आपको शॉक देते जाना है, जैसे जैसे सब्जेक्ट गलती करेगा शॉक देते चले जाओ. शॉक कहाँ से कहाँ थे, कैसे थे, 15 वोल्ट से शुरू होते थे और 450 वोल्ट तक जा रहे थे. स्लाइट डेंजर एंड वेरी डेंजरस. द लर्नर was a confederate called Mr. Wallace. He was taken into a room and had electrodes attached to his arms. The teacher and researcher went into the room next door that contained electric shock generator. Generator यहाँ पे है, आपको दिखेगा इधर, ये रहा, ये शॉक जनरेटर है यहाँ पे. तो इनको शॉक देते जाना था. 15 वोल्ट से शुरू हो रहा था शॉक, 300 वोल्ट 450 वोल्ट तक चला गया. और इनको ये बहुत क्लियरली कहा था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट से निकल नहीं सकता एक्सपेरिमेंट से, और तुम्हारे को एक्सपेरिमेंटर की बात माननी पड़ेगी, ऐसे बोला था. और ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली था उसके ऊपर, ओबीडियंस पे, ये एग्रेशन पे या ओबीडियंस पे था, एग्रेशन उस पे था नहीं, टीचिंग लर्निंग पे नहीं था. तो आपने झूठ बोला था शुरू से, और वो कॉन्फिडेंट था, वो रियल सब्जेक्ट भी नहीं था. और दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि पहला शॉक लगता था 15 वोल्ट का, आगे कोई शॉक नहीं लग रहा था, लेकिन आप 300 वोल्ट तक शॉक देने लग गए, 150 वोल्ट तक चले गए, तो सामने वाला जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली कॉन्फिडेंट है, वो आपको उल्लू बना रहा है. तो वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली एक्टिंग कर रहा है कि उसको दुख रहा है बहुत, और बाद में धीमे 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 करके जैसे 350 तक चला गया, 400 तक चला गया, 450 तक चला गया, ऐसे तक भी हुआ है कि वो बेहोश होकर गिर गया कॉन्फिडेंट. इन रियलिटी वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर ये देखा गया था कि हम कैसे अथॉरिटी की चीजें मानते चले जाते हैं, हम अथॉरिटी को क्वेश्चन ही नहीं करते, और कैसे पुलिस लॉकअप में डेथ हो जाती है, सब होता है जस्ट बिकॉज हमको ये लगता है कि हमारे जो सुपीरियर है वो ये सब जिम्मेदारी लेगा अगर कुछ होता है तो. इन रियलिटी जिम्मेदारी एक्चुअली तुम्हारी है, तुमको नहीं पता है. तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर लोग नर्वस होकर निकले क्योंकि उनको लगा उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, कोई मर जाएगा उनकी वजह से, या किसी को बहुत चोट लग गई उनकी वजह से ऐसा हुआ. तो ये झूठ जो बोला गया था, ये डिसेप्शन कहलाता है, जो आपने अभी देखा ना, दैट इज कॉल्ड डिसेप्शन. और डिसेप्शन हमको क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ये बता देते कि एक्चुअली में हम ये एक्सपेरिमेंट इस पे कर रहे हैं, ये हमारा रियल एम है, तो कोई भी फिर हमको रियलिटी दिखेगी ही नहीं ना, लोग आर्टिफिशियल बिहेव करेंगे.
यहीं पे हमको उनके ट्रू बिहेवियर दिख रहे हैं कि कितने लोग, आई थिंक बहुत सारे 75% लोग चले गए 450 वोल्ट तक। तो तो यहाँ पे हमको एक बहुत जरूरी चीज करनी पड़ती है एंड में, वो करनी पड़ती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड डीब्रीफिंग। यानी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जब वो जाने लगते हैं सब्जेक्ट्स, तो उनको हमको सच बताना होता है और उनको डीब्रीफ करना पड़ता है कि रियल पर्पस ये था, एक्सपेरिमेंट में ऐसा ऐसा हुआ, हमने तुमको झूठ बोला था, और एक्चुअल जो सब्जेक्ट, वो जो कॉन्फिडरेट था वो सब्जेक्ट था ही नहीं, उसको चोट लगी नहीं, वो तो एक्टिंग कर रहा था, और आप ठीक हो, वो भी ठीक है, किसी को नुकसान नहीं हुआ। ऐसा करेंगे तो सामने वाला जो सब्जेक्ट है, जो रियल सब्जेक्ट है, वो शांति से घर जाएगा। नहीं तो आपकी वजह से डिप्रेस हो गया और कुछ कर लिया तो क्या होगा। आपको समझ में आया? अभी तक समझ में आया कि कंफ्यूजिंग है? Yes, sir. Okay. So this is, you will study this particular experiment in social influence chapter. उसमें है ये, हम पढ़ेंगे इसको बाद में। एक्चुअली में है, सिलेबस में भी है वो। तो दिस नाउ एंड्स योर चैप्टर। ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। ये एक्चुअली सिलेबस में नहीं था, पर मैंने कराया फिर भी, क्योंकि ये पता होना चाहिए, इसके लिए कराया। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम वी विल बिगिन विद नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 2 से हम मॉड्यूल 2 से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास को। और जो लोग भी आज क्लास में थे, मेरे को लिस्ट बना के भेजोगे क्या? कौन भेज रहा है लिस्ट बना के अटेंडेंस की? खुशी आपने लिया है ना, आप बोल रहे हो स्क्रीनशॉट?